हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे फ्रांस की संसद के अधिकारों और शक्तियों के विषय में। जैसा कि आप जान चुके हैं कि फ्रेंच पार्लियामेंट एक सीमित अधिकारों वाली संस्था है, पंचम गणतंत्र के संविधान के प्रावधानों के अनुसार। हालांकि अब भी इसे कुछ हद तक कार्यपालिका को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ये अधिकार बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था के साथ साथ वहां पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया है और अध्यक्षात्मक शासन की आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की गई है। फिर भी जो कुछ भी अधिकार प्राप्त हैं फ्रेंच पार्लियामेंट को, उनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले, चूंकि वो एक विधायी संस्था है, इसलिए विधायी क्षेत्र में उसको अधिकार प्रदान करता है संविधान। संविधान का अनुच्छेद 34 कुछ ऐसे विषयों को निर्धारित करता है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। ऐसे विषय कौन से हैं? राष्ट्रीयता, वैवाहिक समझौता और संपत्ति का उत्तराधिकार। इनके विषय में किसी भी तरह के कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा अपराधों के विषय में, दंड के विषय में, कैसे फौजदारी प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध मुकदमा कहां, कब और कैसे दायर किया जा सकता है, पूरी फौजदारी प्रक्रिया के विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगर बहुत सारे अपराधियों को एक साथ क्षमादान देना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, किन आधारों पर सामूहिक क्षमादान दिया जा सकेगा, इसके विषय में भी संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि फ्रांस की जो न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था के विषय में भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। जितने भी निर्वाचन होते हैं फ्रांस में, चाहे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन हो या अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो, निर्वाचक मंडल के माध्यम से चुनाव हो, जैसा कि सीनेट के सदस्यों का होता है, तो इन सारे चुनावों के संबंध में कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, संसद के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, इस विषय में कानून बनाने का पूरा पूरा अधिकार संसद को है। और जैसे जैसे उसने इस अधिकार का प्रयोग किया है, वैसे वैसे निर्वाचकीय कानूनों में भी परिवर्तन आया है। जैसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से होता था, लेकिन बाद में कानून बनाकर संसद ने उस निर्वाचन को प्रत्यक्ष बना दिया। फ्रेंच जनता के क्या अधिकार होंगे और वो किन स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सकेगी, इसके विषय में भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। अन्य देशों में हम देखते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था पहले ही कर दी जाती है, लेकिन फ्रांस में जनता के अधिकारों के विषय में, स्वतंत्रताओं के विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद श्रम के विषय में भी कानून बना सकती है कि एक व्यक्ति विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों के अंतर्गत आजीविका के लिए जो श्रम करेगा, उस श्रम की क्या शर्तें होंगी, कार्य दशाएं क्या होंगी, न्यूनतम पारिश्रमिक कितना दिया जा सकेगा, एक व्यक्ति से कितने घंटे काम लिए जा सकेंगे और अवकाश के क्या नियम होंगे, ये सब श्रम कानून के अंतर्गत आते हैं और इनके विषय में कानून बनाने का अधिकार फ्रांस की संसद को प्राप्त है। देश की कर व्यवस्था के निर्धारण का अधिकार भी संसद को प्राप्त है,
किन किन विषयों पर कर लगाए जाएंगे और उन कर से प्राप्त धनराशि का कहां कहां खर्च किया जाएगा, ये सारी बातें बजट प्रावधानों के माध्यम से संसद के द्वारा तय की जाती हैं। मुद्रा कैसी होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा होगी या पूंजीगत सिक्कों के रूप में, नोटों के रूप में, इस विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा। राज्य के जितने भी सैनिक और असैनिक कार्मिक हैं, उनको जो आधारभूत गारंटी सेवा में रहते हुए प्रदान की जाती है, उसके विषय में भी कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। अगर संसद को राष्ट्रीयकरण करना है संपत्ति का, या संपत्ति का एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरण करना है, तो इस विषय में भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। और ये विषय ऐसे हैं जिनके विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद का सर्वोच्च अधिकार है, यानी इस क्षेत्र में संसद संप्रभु है। लेकिन संविधान में कुछ ऐसे विषयों का भी उल्लेख किया गया है जिन पर संसद पूरा कानून नहीं बनाती, केवल उस विषय में मूल सिद्धांतों का निर्माण कर देती है, और इन विषयों पर विस्तृत नियम बनाने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। और कार्यपालिका इस विषय में जो कानून बनाती है, उस कानून को संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान ही मान्यता प्राप्त होती है। यानी ये व्यवस्था वैसी ही है जैसे अन्य देशों में हम प्रदत्त विधायन के रूप में देखते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रूप में देखते हैं कि संसद केवल कानून की रूपरेखा बना देती है और उस रूपरेखा के अंतर्गत नियमों और उपनियमों को बनाने का कार्य कार्यपालिका, विशेष रूप से जो प्रशासनिक कार्यपालिका है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका चूंकि कानूनों को क्रियान्वित करने का दायित्व उसे प्रदान किया गया है, इसलिए इस दायित्व का निर्वहन करते समय वो कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में भी विस्तृत नियम बना सकती है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर संसद केवल मूल सिद्धांतों को तय करती है, उनके क्रियान्वयन और उनके विषय में व्यापक नियम कार्यपालिका के द्वारा बनाए जाते हैं। ये विषय कौन से हैं जिन पर संसद केवल मौलिक सिद्धांतों की रचना करती है? ये है राष्ट्र की रक्षा। आप समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण विषय, एक राष्ट्र के लिए जितने भी केंद्रीय विषय हैं, उन पर विस्तृत कानून बनाने का अधिकार संसद को नहीं बल्कि कार्यपालिका को प्रदान किया गया है फ्रांस के संविधान के द्वारा। राष्ट्र की रक्षा का विषय ऐसा ही है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या रणनीतियां होंगी, कौन से संगठन बनाए जाएंगे, सेना में किस तरह का सुधार किया जाएगा, सैन्य कार्मिकों को कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, और कौन से अस्त्र शस्त्रों की खरीद दूसरे देशों से की जाएगी राष्ट्रीय रक्षा के संदर्भ में, किन संधि संगठनों का सदस्य बन सकेगा फ्रांस राष्ट्रीय सुरक्षा के निमित्त, इस विषय में व्यापक कानून बनाने का अधिकार फ्रांस में संसद को नहीं बल्कि कार्यपालिका को प्राप्त है। जितने भी स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का प्रशासन कैसे होगा? फ्रांस में एकात्मक शासन है। ऐसी स्थिति में स्थानीय संस्थाएं उतनी स्वायत्त नहीं है जितनी संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में होती हैं। यानी फ्रांस में भी प्रांत तो हैं प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, लोकल संस्थाएं भी हैं, नगर परिषदें हैं, ग्राम परिषदें हैं, लेकिन ये उतनी स्वायत्त नहीं है जितनी अन्य देशों में, उन देशों में होती है जहां पर संघात्मक शासन पाया जाता है।
इसलिए इन स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है और केंद्र सरकार में भी राष्ट्रपति का, कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, न कि संसद का। इनके प्रशासन के विषय में कानून बनाने का अधिकार कार्यपालिका को प्राप्त होता है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय शिक्षा का है, जिस शिक्षा के विषय में शिक्षा नीति निर्धारित करने का अधिकार कार्यपालिका को दिया गया है। हमारे देश में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिसके बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखती हैं, लेकिन फ्रांस में शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा गया है। शिक्षा को राष्ट्रीय जीवन के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम स्वीकार करते हुए कार्यपालिका को इस पर नियंत्रण रखने का, इसके विषय में कानून बनाने का पूरा अधिकार संविधान ने दिया है। इसके अलावा संपत्ति के अधिकार के विषय में भी व्यापक कानून कार्यपालिका के द्वारा बनाए जा सकते हैं। हालांकि संसद अन्य अधिकारों और स्वतंत्रताओं के विषय में कानून बना सकती है, लेकिन जहां तक नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का प्रश्न है, उस विषय में व्यापक कानून बनाने का अधिकार संसद को नहीं बल्कि कार्यपालिका को प्राप्त है। रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े जो कानून हैं, इन पर भी व्यापक कानून बनाने का अधिकार कार्यपालिका को प्रदान किया गया है। यानी संसद का जो विधायी अधिकार है, वो कार्यपालिका के विधायी अधिकार से बहुत हद तक सीमित हो गया है। संसद के विधायी अधिकारों पर और भी बहुत सारी सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? संविधान का अनुच्छेद 38 ये प्रावधान करता है कि अपने कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से जो सरकार है, जो मंत्रिमंडल है, वो संसद से प्रार्थना करके उस विषय में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त कर सकती है। हर देश में कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है, उस स्थिति में जबकि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो। लेकिन फ्रांस में जो कार्यपालिका है, वो संसद से प्रार्थना कर सकती है कि वो अमुक विषय पर अपने कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से अमुक अध्यादेश जारी करना चाहती है। व्यवहार में संसद के द्वारा कार्यपालिका की, सरकार की इस प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है और कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल जाता है। और इन अध्यादेशों का महत्व संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के समान ही होता है। व्यवहार में जो अल्जीरिया के संबंध में या सामाजिक सुरक्षा के संबंध में, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में, यूरोप के एकीकरण के संबंध में और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के संबंध में सरकार ने अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किया है। तो संसद की विधायी शक्ति कार्यपालिका की अध्यादेश की शक्ति से सीमित हो जाती है। इसके अलावा एक और सीमा संसद के विधायी अधिकारों पर है, वो है जनमत संग्रह की। संविधान का अनुच्छेद 11 ये प्रावधान करता है कि अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रार्थना की जाए राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है। वो विधेयक जो संसद के द्वारा पहले ही पारित किए जा चुके हैं, लेकिन संसद चाहती है कि उस विषय में जनता की राय ले ली जाए, तो वो राष्ट्रपति से इस संबंध में अनुरोध कर सकती है और राष्ट्रपति उसके अनुरोध को स्वीकार कर जनमत संग्रह के लिए उस विधेयक को जनता के सामने रखता है।
और उस जनमत संग्रह में जब जनता के द्वारा बहुमत से उस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है, तभी वो अंतिम रूप में कानून बन पाता है। यहाँ एक बात और आपको जान लेनी चाहिए कि फ्रांस की जो मौजूदा राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें 2018 से एक मूवमेंट चलाया जा रहा है, येलो वेस्ट मूवमेंट जिसको कहते हैं। और इस मूवमेंट के माध्यम से आंदोलनकारी ये मांग कर रहे हैं कि जनमत संग्रह के अधिकार का विस्तार किया जाए और फ्रेंच नागरिकों को पहल करने का अधिकार प्रदान किया जाए। अभी तक तो फ्रांस की जनता केवल संसद द्वारा पारित विधेयकों पर जनमत संग्रह कर सकती है, राष्ट्रपति द्वारा पेश किए जाने पर। स्विट्जरलैंड की तरह वहां के नागरिकों को अब तक किसी कानून की पहल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये मांग इस मूवमेंट के द्वारा की जा रही है कि ये अधिकार फ्रेंच जनता को प्राप्त होना चाहिए कि वो स्वयं भी अपनी इच्छानुसार, अपनी पहल के अनुसार अगर देश के लिए किसी कानून की आवश्यकता समझती है तो उसका ड्राफ्ट तैयार कर, उसका प्रारूप तैयार कर संसद में पेश कर सके। तो ये मांग है इन आंदोलनकारियों की। अब आगे देखना है कि इस मांग के विषय में सरकार का, राजनीतिक व्यवस्था के धारकों का क्या और कैसा प्रत्युत्तर रहता है। बहरहाल ये भी एक सीमा है संसद के विधायी अधिकार पर। इसके अलावा संसद के अधिकारों पर एक सीमा आर्थिक और सामाजिक परिषद की भी है। सरकार और संसद कोई भी कानून निर्मित करती है तो उसके विषय में आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा सलाह दी जाती है। इनकी सलाह को लेना पड़ता है और इस आर्थिक और सामाजिक परिषद का गठन किससे होता है? मजदूर संघों से, किसानों के संगठनों से और जितने भी नियोक्ता संगठन हैं, उन विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों से मिलकर होता है। ये आर्थिक और सामाजिक परिषद लोगों की आवश्यकताओं का पता लगाती है कि समाज को, देश को इस समय किन क्षेत्रों में किन कानूनों की जरूरत है। टैक्स व्यवस्था में सुधार की जरूरत है या कुछ अन्य नए कर लगाए जाने हैं या संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाना है, इसके विषय में सलाह देने का कार्य आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा किया जाता है। यानी संसद और सरकार अपने मन से ही कानून का प्रस्ताव नहीं पेश कर सकते, उन्हें इस परिषद की सलाह लेनी होती है। तो यहां भी संसद की विधायी शक्ति सीमित हो जाती है। इसके साथ साथ संसद का जो विधायी अधिकार है, कानून निर्माण करने की शक्ति है, उसका प्रयोग केवल और केवल संसद द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि संसद इस अधिकार का प्रयोग सरकार यानी मंत्रिमंडल के साथ मिलकर करती है। विधेयकों का अध्ययन संसद द्वारा गठित समितियों के द्वारा किया जाता है। हालांकि संसद का जो कार्य एजेंडा होता है कि किस सत्र में कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे, किन विधेयकों पर किस दिन कितनी चर्चा होगी, इसके विषय में सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन जहां तक विधेयकों को प्रस्तुत किए जाने की बात है, विधेयकों पर चर्चा किए जाने की बात है, उनका प्रारूप तैयार किए जाने की बात है, इस अधिकार का प्रयोग संसद और मंत्रिमंडल दोनों मिलकर करते हैं। एक और संस्था जो फ्रांस की राजनीति में महत्वपूर्ण है वो है संवैधानिक परिषद, और इसका अस्तित्व भी संसद की कानून निर्माण की शक्ति को सीमित करता है। कैसे सीमित करता है कि जो प्रथम सदन है नेशनल असेंबली, या द्वितीय सदन सीनेट है, या फिर राष्ट्रपति है, इन तीनों के द्वारा कभी भी
संवैधानिक परिषद से प्रार्थना की जा सकती है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करे। तो इस तरह से संवैधानिक परिषद के अधिकारों से भी संसद का कानून निर्माण का अधिकार सीमित हुआ है। विधायी अधिकार के अलावा वित्तीय क्षेत्र में भी संसद को संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं, क्योंकि संसद किसी भी अन्य देश के समान देश का वार्षिक बजट स्वीकार करती है, लेकिन उसके बजट अधिकार पर, वित्तीय प्रस्तावों के अधिकार पर प्रतिबंध ये है कि वो बजट प्रस्ताव पेश किए जाने के 70 दिन के अंदर ही इसे स्वीकार कर सकती है। अगर 70 दिनों के अंदर संसद ने बजट प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया, उन्हें कानून का रूप नहीं दिया, तो कार्यपालिका इस अवधि के बाद एक अध्यादेश जारी कर बजट को कानून का रूप दे सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है फ्रांस के संविधान में, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों में, खासतौर से संसदीय देशों में, संसद का बजट का स्वीकार करने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और बिना उसकी स्वीकृति के कार्यपालिका बजट प्रस्तावों को लागू नहीं कर सकती। खासतौर से जो प्रथम सदन होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है। लेकिन फ्रांस में बजट पर नियंत्रण की ये शक्ति जो अमूमन संसद को प्राप्त होती है उसको सीमित कर दिया गया है और इस विषय में भी अंतिम अधिकार कार्यपालिका को प्रदान कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि उसकी कमजोरी का एक बड़ा कारण ये भी है। तीसरे, संविधान ने संशोधन के अधिकार में भी संसद को भागीदारी प्रदान की है। संशोधन का कोई भी प्रस्ताव या तो संसद सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जब दोनों सदनों के द्वारा संशोधन विधेयक पास कर दिया जाता है आर्टिकल 89 के अनुसार, तब वो जनमत संग्रह के लिए भेजा जाता है और जब जनमत संग्रह में बहुमत से वो स्वीकृत होता है तब संविधान का अंग बनता है। 1961 में अल्जीरिया के प्रश्न पर जनमत संग्रह कराया गया था। अल्जीरिया उस वक्त फ्रांस का उपनिवेश था और उसके आत्मनिर्णय के अधिकार की बात थी कि अल्जीरिया के लोगों को अपनी सरकार के गठन का अधिकार दिया जाए या न दिया जाए। तो इस प्रश्न पर 75% बहुमत से फ्रांस की जनता ने अल्जीरिया के आत्मनिर्णय के अधिकार को पुष्टि प्रदान की थी। यानी अल्जीरिया के लोगों को अपनी सरकार को खुद चुनने का अधिकार होना चाहिए, इस विषय पर फ्रेंच जनता ने अपनी सहमति प्रदान की थी। 1962 में ऐसा ही एक जनमत संग्रह कराया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में। पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन की अप्रत्यक्ष व्यवस्था थी, अप्रत्यक्ष ढंग से उसका निर्वाचन होता था। 62 में एक विधेयक संसद में लाया गया जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचन कराना था और इस विषय को जब जनता के सामने जनमत संग्रह के लिए रखा गया तो जनता ने 62% वोटों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन किया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संसद के साथ साथ फ्रांस की जनता को भी महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है, वैसे ही जैसे स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन यहां पर एक अपवाद ये है कि अगर संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में 3/5 बहुमत से किसी संशोधन विधेयक को पारित कर देते हैं
तो ऐसे प्रस्ताव के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती। वो बिना जनमत संग्रह के ही संशोधन प्रस्ताव पारित हो जाता है और संविधान में संशोधन हो जाता है। हालांकि 3/5 बहुमत प्राप्त करना आसान नहीं होता, इसलिए जनता के अधिकार संविधान संशोधन के संबंध में प्रभावी बने रहते हैं। विधायी, वित्तीय और संविधान संशोधन संबंधी अधिकारों के अलावा फ्रांस की संसद को कार्यपालिका को नियंत्रित करने का अधिकार भी दिया गया है। हालांकि उसकी तीव्रता ब्रिटिश संसद के समान नहीं है। संसद मंत्रियों से उनके विभाग की कार्यप्रणाली और कार्य के विषय में प्रश्न पूछ सकती है, जैसा कि सभी संसदीय देशों में होता है, किंतु फ्रांस में ऐसा रेगुलरली नहीं होता, नियमित रूप से नहीं होता, कभी कभार होता है। और जो संसदीय समितियां हैं वो भी यदा कदा ही कार्यपालिका के कार्यों का निरीक्षण करती है। हालांकि संसद को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है, लेकिन इस विषय में किसी भी तरह की अतिवादिता से बचने के लिए संसद के इस अधिकार को भी प्रतिबंधित किया गया है संविधान के द्वारा। और व्यवहार में हम ये देखते हैं कि पंचम गणतंत्र के संविधान के लागू होने के बाद केवल 1962 में ही इस तरह का प्रस्ताव लाया जा सका था। तो मंत्रिमंडल को सीमित रूप में ही नियंत्रित कर पा रही है पंचम गणतंत्र के संविधान की संसद। राष्ट्रपति को भी नियंत्रित करने का कुछ हद तक अधिकार उसे दिया गया है, क्योंकि संसद राष्ट्रपति को देशद्रोह का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर सकती है और उसके द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमे में अगर राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। इसके साथ साथ संविधान का अनुच्छेद 35 युद्ध की किसी भी घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किए जाने की बात करता है, यानी युद्ध की कोई भी घोषणा तभी लागू हो सकती है जब संसद उसे अनुमोदित कर दे। इसी तरह से संविधान सरकार को कई प्रकार की संधियां करने का अधिकार देता है, लेकिन इन संधियों का अनुमोदन भी संसद के द्वारा किया जाना आवश्यक है। वैसे ही जैसे अमेरिका में व्यवस्था है कि अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों को पुष्टि प्रदान करती है और बिना उसकी स्वीकृति के कोई भी संधि क्रियान्वित नहीं की जा सकती। तो यही व्यवस्था फ्रांस के संविधान में भी अपनाई गई है, क्योंकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था के कुछ लक्षण वहां भी अपनाए गए हैं। कार्यपालिका अगर मार्शल लॉ की घोषणा करती है तो भी वो घोषणा संसद की अनुमति के बिना 12 दिन से अधिक लागू नहीं रखी जा सकती। सैनिक शासन की अगर घोषणा करती है कार्यपालिका तो संसद की अनुमति उस पर लिया जाना आवश्यक होता है। तो इस तरह से फ्रांस के संविधान में भी अमेरिका की तरह ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सीमित रूप में की गई है और संसद को उसमें महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करके शक्ति का संतुलन बनाए रखती है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को कार्य रूप प्रदान करती है। तो इस तरह से संसद के द्वारा, फ्रेंच संसद के द्वारा बहुत सारे अधिकारों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उन सभी अधिकारों पर कोई ना कोई प्रतिबंध है, कोई ना कोई सीमा है। सब मिलाकर
एक सीमित अधिकारों वाली संस्था है फ्रांस की संसद। और संसदीय अधिकारों का मतलब फ्रांस में प्रथम सदन के अधिकारों से है, क्योंकि द्वितीय सदन केवल चर्चा का सदन है, उसको कोई निर्णायक अधिकार प्रदान नहीं किया गया है किसी भी क्षेत्र में, चाहे कानून बनाने की बात हो, संविधान में संशोधन की बात हो या कार्यपालिका को नियंत्रित करने का प्रश्न हो। इन सब में निर्णायक अधिकार प्रथम सदन नेशनल असेंबली को ही प्रदान किए गए हैं।